नाज़रीन, रीजन जो है वो मुसलसल एस्केलेशन की तरफ जो है वो जा रहा है और इस वक्त रीजन का हर कंट्री ये एज्यूम कर रहा है कि उसकी इजराइल के साथ जंग हो सकती है, इजराइल किसी भी लम्हे उस पर हमला कर सकता है। आप देखिए हम कितने क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर खड़े हुए हैं। टर्की के ऊपर हमला हो सकता है, मिस्र के ऊपर हमला हो सकता है, ईरान पर दोबारा अटैक हो सकता है। अगर इनमें से किसी मुल्क के ऊपर अटैक होता है तो फिर उसका नतीजा आप देखिए कि क्या निकलेगा। ये कितना क्रिटिकल मोड के ऊपर मामला चला गया। और मसला फलस्तीन, उसको हल करने की बजाय इजराइल ने इस मसले को मजीद बिगाड़ दिया है और इस अंदाज के अंदर बिगाड़ दिया है कि यह तीसरी आलमी जंग का फ्लैश पॉइंट यहां से साबित हो सकता है। यहां से तीसरी आलमी जंग जो है वो शुरू हो सकती है। यानी फलस्तीनियों को वाइप आउट करने की ये जो सारी ब्रुटैलिटी है, ये तीसरी आलमी जंग यहां से छेड़ सकती है। और अब ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। देखिए मुझे बताइए, रीजनल वॉर तो होगी ना, लेकिन अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान तो मिडिल ईस्ट का हिस्सा नहीं है, तो पाकिस्तान का तो मुआहदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, वहां पर जंग होगी तो पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है, तो पाकिस्तान तो उस रीजन का नहीं है। इसका मतलब साउथ एशिया भी मिडिल ईस्ट के साथ, यानी दूसरा रीजन भी उसके साथ जो है शामिल हो गया। तो इसी तरह आगे से आगे जो है आप चलते चले जाइए, और मलेशिया और इंडोनेशिया, क्या वो खामोश बैठे रहेंगे वहां पर? तो साउथ ईस्ट एशिया की भी उसमें इनपुट होगी। क्या अफ्रीका खामोश बैठा रहेगा? आजरबाईजान जहां से ऑयल आ रहा है वो फिर टर्की आने देगा यहां तक, बाकी मुल्क जो है वो आने देंगे। इसलिए इस मसले को इतना ज्यादा बिगाड़ दिया गया है इस एरोगेंस के अंदर, एक फेक आइडियोलॉजी के तहत और एक बुग्ज के अंदर जो है कि अब ये मतलब हल क्या है आपके पास, आप जिस डायरेक्शन में मामलात को लेकर। और अभी नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल वो फारिग हो गया है। आज उसका जो मजीद एविडेंस भी सामने आ गया है, और नॉर्मलाइजेशन फारिग हो चुकी है, अनडिक्लेयर्ड फारिग हो चुकी है। अभी सिर्फ उसका जो वो ऑफिशियली ऐलान होना बाकी है, लेकिन वो प्रोजेक्ट नहीं चल सकता, वो फारिग हो गया। तो फिर आगे मजीद क्या करना है? तो इसके साथ मिस्र ने जो है वो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया अपनी आर्मी को ऑफिशियली। पहले तो ये था ना कि मीडिया खबरें दे रहा था, मिस्र ये कर रहा है, मिस्र वो तैयारी कर रहा है। अब मिस्र ने ऑफिशियली अपनी आर्मी को ऑर्डर किया है कि वो इजराइल के साथ जंग की फुल मिलिट्री माइट के साथ तैयारी कर लें। तमाम जो हमारे पास ताकत है उसको बरोकार लाते हुए इजराइल के साथ जंग की तैयारी कर ली जाए। ये मिस्र का जो है वो ऑफिशियली ऑर्डर हुआ है। और वहां पर फलस्तीनी रेजिस्टेंस ने अटैक करते हुए कुछ दर्जन भर इजरायली फौजी जो हैं वो उनकी कैजुअलिटीज की हैं। तो ये तमाम सूरत हाल मैं आपके सामने रखता हूं। यहां पर ट्रंप साहब ने एक और नया चैप्टर खोल दिया है, और वो ये है वो बगराम एयरबेस का। ट्रंप ने फिर धमकी लगाई है, और अब बाकायदा धमकी लगाई है। पहले किसी और अंदाज में कहा कि हमें बगराम एयरबेस लेनी चाहिए और ये छोड़नी नहीं चाहिए थी। अब ट्रंप ने बरह रास्त धमकी लगाई है तालिबान को, जिस पर पहली बार तालिबान का जब रिस्पॉन्स आया है, इफ अफगानिस्तान नो लॉन्गर रिटर्न्स बगराम एयर बेस टू अस बैड थिंग्स विल बी हैपन। आपको अंदाजा है कि ट्रंप की महदूद डिक्शनरी है, तो वो हर जगह पर वही अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। गजा में हमास के खिलाफ भी ये आपने ये वाला फ्रेज सुना होगा, बैड थिंग्स विल हैपन। यही फ्रेज जब वो रशिया के खिलाफ भी इस्तेमाल कर चुका है, बैड थिंग्स विल हैपन, ठीक है ना। तो ईरान के खिलाफ भी इस्तेमाल हुआ, तो महदूद डिक्शनरी है इस शख्स की। अब रिटर्न टू अस, यानी आप जरा उसका अंदाजा करें कि ये जैसे अमेरिका की है और अफगानिस्तान ने छीन ली है, और अब वापस उसने अमेरिका को, चीज अमेरिका की है, ओ भाई ये अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान की है, तो तुम्हारी कैसी होगी? तुम्हें क्यों लौटा दी जाए? और अगर नहीं लौटाई जाएगी तो बैड थिंग्स विल हैपन, ठीक है ना। तो ये तो बड़ा खौफनाक मामला है। यहां पर ग्रेट गेम जो है वो खुलकर, और देखें गजा में जो कुछ हो रहा है वो दरअसल एक प्रेसिडेंट है कि अमेरिका और इजराइल दुनिया को कैसे ट्रीट करेंगे। जिस अंदाज में वो गजा को ट्रीट कर रहे हैं, जिस अंदाज में वहां पर उनकी लैंग्वेज है, इसी अंदाज में वो बाकियों को भी ट्रीट कर रहे हैं। तो ये दुनिया को तैयारी करनी है कि गजा में जो कुछ हो रहा है यही मॉडल सब पर वो अप्लाई करेंगे। तो वो किस, यानी वो एक नेशन के साथ उनके बात करने का तरीका देखें। एक मुल्क को जब वो इस अंदाज में थ्रेट कर रहे हैं, तो अब ये इस मामला ट्रंप ने कहा कि सीधा सीधा चाइना के खिलाफ हमें ये बेस चाहिए, तो चाइना लेने देगा। और जाहिर है कि यहां से बैठकर वो ईरान के खिलाफ भी उनको ये बेस चाहिए, यानी एक तो है ना दूसरी तरफ से वो अटैक करते हैं, तो यहां ईरान की एक और साइड से यानी उनको एक बेस मिल जाएगी जहां से वो अटैक कर सकते हैं। तो नहीं मिलने वाली ये बेस, अमेरिका को नहीं मिलने वाली, ये बात लिख लें। और इसके नतीजे में अमेरिका क्या करेगा वो देखना है। लेकिन तालिबान जो है वो ज्यादा करीब होंगे चाइना के और रशिया के, और रशिया ने आप मान लिया है, तालिबान की गवर्नमेंट को मान लिया, बहुत एक बड़ा वाकया ऑलरेडी हो चुका है। तो ये चाइना के और करीब होंगे, रशिया के और करीब होंगे, और चाइना और रशिया यहां पर ज्यादा एक्टिव होंगे। तालिबान का इसके ऊपर जब रिस्पॉन्स आया है, उन्होंने कहा कि दोहा एग्रीमेंट के अंदर अमेरिका ने ये लिखा, ये मुआहिदा किया हमारे साथ कि ना ही अफगानिस्तान को थ्रेट्स दिए जाएंगे और ना ही अफगानिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की फोर्स इस्तेमाल की जाएगी, ना ही धमकियां ना ही ताकत इस्तेमाल की जाएगी। तो ये दोहा एग्रीमेंट जो है वो इसकी खिलाफ वर्जी है। अमेरिका प्लेज
प्लेज किया उसने बकायदा दोहा एग्रीमेंट में कि वो फोर्स इस्तेमाल नहीं करेगा और थ्रेट्स अगेंस्ट अफगानिस्तान सोवरेनिटी। सो लेट्स सी कि ये क्या होता है। लेकिन ये हर एक रीजन, हर एक मुल्क आप देखेंगे वो निशाने पर आ रहा है। अच्छा, इसी दरमियान ट्रंप ने एक और जगह पर टांग अड़ाई है, वो कहां है? इथोपिया। अब ये इथोपिया में अचानक ट्रंप साहब को क्या हुआ है, जरा एक स्टेटमेंट देखिए। कहता है कि इथोपिया ने जो दरिया नील है उसके ऊपर डैम बनाया है, आई थिंक इट्स अ बिग प्रॉब्लम। ये अच्छा नहीं किया इथोपिया ने। अब ये अचानक ट्रंप साहब को इथोपिया में डैम, यानी वो शख्स जो एक एक अपने जुमले को कैलकुलेट करता है और इंतहाई खुदगर्ज शख्स है, उसको इथोपिया जैसा मुल्क जो है वो अचानक से क्यों याद आ गया और उसको इस डैम की फिक्र जब वो क्यों पड़ गई? आप सोचे ना, एक शख्स जो गजा को भी रियल स्टेट प्रॉपर्टी कहता है, उसको इथोपिया में डैम का मसला क्यों अचानक आ गया? तो कल ये खबर आई कि नेतन्याहू कह चुका है ट्रंप को कि मिस्र को वो प्रेशराइज करे। तो आज ट्रंप साहब ने मिस्र के लिए जो सबसे सेंसिटिव इशू है उसमें टांग अड़ा दी है। मिस्र का फड्डा चल रहा है इथोपिया से, क्योंकि ये दरिया नील यहां से जाता है आगे, फिर मिस्र से, और मिस्र से फिर बहरिया रूम के अंदर गिरता है। तो इजिप्ट भी खुश नहीं है इस डैम से, ठीक है। उनका एक मसला चल रहा है और वो कह रहे हैं कि आप रोकें ये, और ये डैम चाइना ने बनाया, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि ट्रंप साहब ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है मिस्र के सबसे सेंसिटिव मसले को। देखिए, मिस्र नहीं चाहता कि ये डैम चले और बन चुका है, आगे ये आगे वर्किंग की तरफ जब ना जाए, इसको रोका जाए किसी तरीके से। तो अगर अमेरिका इस मसले में उनके साथ आ रहा है तो क्या मिस्र उनको कहेगा नहीं, हमें आपकी जरूरत नहीं है? तो यानी एक सेंसिटिव जो मिस्र कहता है ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है ये डैम, तो ट्रंप साहब उसकी हिमायत में आ गए हैं, मिस्र की हिमायत में आ गए हैं। तो क्या यानी यही ऑफर किया जाएगा, इसमें हम तुम्हारी सपोर्ट करते हैं ये डैम वाले मसले में, और इजराइल से जो पीछे हटो, इस तरह की कुछ चीज मनवाने की जो कोशिश की जाएगी। तो ये मतलब दुनिया के अफेयर्स है, ये इस तरह से चल रहे हैं। और गजा की जंग, उसके कितनी डायमेंशंस है और कहां कहां तक जब वो फैली हुई है। तो डील कहीं और हो रही होती है, लेकिन उसका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं गजा से होता है। मसला इथोपिया का है, ताल्लुक गजा से है। अच्छा जी, अब मिस्र ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, Egypt confirms that the Gaza war requires its armed forces to prepare with all their capabilities for any possibility that affect national security. पूरी ताकत के साथ जब तैयारी कर ली जाए, ये अब मिस्र ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। अपनी आर्मी को ऑर्डर कर दिया है कि हमारे जितने मिलिट्री मींस हैं उनको मोबिलाइज कर दिया जाए, उनको प्रिपेयर किया जाए इजराइल के साथ, हमारी इजराइल के खिलाफ। तो इजिप्शियन आर्मी, अब ये इजिप्ट की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं उनका स्टेटमेंट जारी हुआ है। अब ये आज चीजें ऑफिशियली सामने आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि सिनाई के अंदर हमारी आर्मी की जो प्रेजेंस है ये हमारी सुप्रीम कमांड जो है उसके ऑर्डर पर है, और वो समझते हैं कि मिस्र की नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि यहां पर अब अपनी प्रेजेंस बढ़ाई जाए और यहां पर अलर्ट रखा जाए और मोबिलाइज किया जाए। मिस्र के सदर की मैक्रोन के साथ भी कॉल पर बात हुई है, इससे पहले एमबीएस के साथ हुई और अभी जो है वो अल-सीसी के साथ हुई है। अब जरा देखिए एक और बड़ा इवेंट किस तरह से हुआ है, जो मैंने आपको कहा कि नॉर्मलाइजेशन तो समझ लें कि वो रेड सी में दफन हो गया, या खलीज फारस में हुआ, या बहरा रूम में हुआ, कहां हुआ, लेकिन वो फारिग हो गया। और ये बहुत बड़ा वाकया है। इजराइल का एक टॉप मीडिया लिख रहा है कि तल अवीव ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को यह मैसेज कन्वे किया है कि इजराइल इंटरेस्टेड नहीं है सऊदी अरेबिया से नॉर्मलाइजेशन को आगे बढ़ाने में, और इजराइल इंटरेस्टेड नहीं है फलस्तीनी अथॉरिटी के साथ कोई पॉजिटिव स्टेप्स बढ़ाने में, एंड इट इज नॉट इंटरेस्टेड इन नॉर्मलाइजेशन विद रियाद। अब मुझे बताएं कि करना क्या है। यानी हम तो ये कह रहे थे ना कि भाई ये पीछे हटे नॉर्मलाइजेशन से, वो इजराइल पीछे हट गया, वो कहते हैं हमने आपके साथ नॉर्मलाइजेशन करनी नहीं है। तो अब करना क्या है, मतलब हम मुझे बताया ना, देखें इस रीजन में पिछले कई दहाइयों से जो भी हो रहा था, इस रीजन का फ्रेमवर्क एक ही है, एक ही डॉक्ट्राइन है, एक ही फ्रेमवर्क है कि मामलात चलेंगे किस डायरेक्शन में। और वो पिछली कई दहाइयों से ये कोशिश हो रही थी कि नॉर्मलाइजेशन हो, यानी फ्रेमवर्क एक ही है कि नॉर्मलाइजेशन के तहत ये रीजन चलना है। तो कई दहाइयों के एफर्ट्स के बाद आपको अब्राहम अकॉर्ड नजर आए। अब ट्रंप ने आते साथ ही अनाउंस किया कि अब्राहम अकॉर्ड 2 होगा। तो रीजन के लिए फ्रेमवर्क कौन सा है? नॉर्मलाइजेशन। तो अब नॉर्मलाइजेशन तो नहीं हो रही, तो फिर क्या करना है? यानी मुतबादल कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये प्लान ए है, ये प्लान बी है, ये प्लान सी। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई तो ये हो जाएगा, ये नहीं हुई तो ये हो जाए, नहीं, एक ही फ्रेमवर्क है जिस पर कई दहाइयों से काम होता रहा, और अब भी ट्रंप उसी के ऊपर, और अमेरिका और ब्रिटेनिया और ये सारे एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन। वो तो इजराइल कह रहा है हमें तो आपसे करनी नहीं है, ठीक है ना। और जो पहले उन्होंने की वो भी उन्होंने वक्त की जरूरत के तहत की कि बाकी जो बुरे हैं पहले उनसे निपट लिया जाए, जिनको वो बुरे कहते हैं, फिर जो अच्छे हैं उनकी बारी भी आएगी। तो अब इजराइल कह रहा है हमने आपके साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं करनी, तो फिर क्या होगा? यानी वो फलस्तीन के साथ क्या कर रहे हैं आपको पता है,
नॉर्मलाइजेशन भी वो नहीं करना चाहते, हालांकि प्रेशर इन पे था कि आप ना करें। तो ये जंगें हैं, जंग ही है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लंबी जंगें, बहुत सारी जंगें, इलाकाई जंगें और पता नहीं क्या क्या। अमन जो है वो इजरायली बिहेवियर के साथ पॉसिबल नहीं है। ये मिडिल ईस्ट की जो लीडरशिप है, इसके जो अबाव अजदाद हैं, वो इस बात को समझते थे। यहां पर एक तब्दीली आई और वो एक पुरखुलूस तब्दीली थी, हम ये कह सकते हैं, हम उनकी नियत के ऊपर शक नहीं करते। वो एक पुरखुलूस एफर्ट थी कि चलें जैसा जैसा भी इजराइल अब काबिज तो हो गया है, तो चलें इसके साथ मामला चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इजराइल जिस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के तहत आया है, वो इनके साथ चलने के लिए तैयार ना था ना है। अब जरा अल जज़ीरा की हेडलाइन देखिए, इज टर्की इजराइल नेक्स्ट टारगेट इन मिडिल ईस्ट? मिडिल ईस्ट में क्या अगला इजराइल का टारगेट टर्की है? ये अल जज़ीरा लिख रहा है। एवरी कंट्री इस वक्त, उसको कोई इस बात में शक नहीं है, वो इस बात को रूल आउट नहीं कर सकता कि नहीं मेरे ऊपर तो हमला हो ही नहीं सकता। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है, मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर मुल्क सऊदी अरेबिया है, यह बात ज़हन में रखें, सबसे ताकतवर मुल्क, क्योंकि उस पर हमला करने का मतलब यह है कि आप आलमी जंग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वो एक हॉली लैंड है और उसको बचाना सिर्फ सऊदी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, उसको बचाना सबकी जिम्मेदारी है। तो सब आएंगे उसको बचाने के लिए। तो इस तरह जो लेवरेज सऊदी अरेबिया के पास है वो किसी के पास भी नहीं है। तो सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क अपने लिए न्यूक्लियर अम्ब्रेला की जरूरत उसको पड़ गई, तो बाकी मुल्क तो फिर क्या है? तो इसलिए हर मुल्क इस बात को समझ रहा है कि वो इजराइल का टारगेट हो सकता है, क्योंकि इजराइल लॉजिकल बुनियादों के ऊपर होशो हवास में तो कुछ कर नहीं रहा। और वैसे भी जो जेनोसाइडल मेंटालिटी होती है ना, जो लोग बैठे होते हैं और जो जेनोसाइड कर रहे होते हैं, वो नॉर्मल तो होते नहीं है, उन नॉर्मल अंदाज में तो सोच नहीं रहे होते, और ना ही उनकी ख्वाहिश अमन होती है। तो अगर टर्की पर हमला हुआ तो वो जंग छिड़ेगी इस मिडिल ईस्ट के अंदर कि जिसकी कोई फिर माजी में मिसाल नहीं मिलती। और मिस्र के ऊपर भी अटैक हो सकता है, मिस्र के अंदर भी ये तैयारी की जा रही है। अब जरा देखिए कि जनाब अली, इजरायली आर्मी ने कहा है कि एक उनकी हमर व्हीकल गजा सिटी के सराउंडिंग में वो उलट गई और 10 हमारे फौजी जख्मी हो गए। अब वो चलते चलते खुद कैसे उलट गई? इट्स मीन के रेजिस्टेंस ने अटैक किया, चलो नहीं किया, इजरायली आर्मी की जुबानी उनकी जीप चलते चलते जब 10 जो उनके फौजी हैं वो उसमें कैजुअलिटीज हुई हैं। खैर, तो ये जनाब वहां पर सूरत है, 10 फौजियों की कैजुअलिटीज वो खुद रिपोर्ट कर रहे हैं। हैरेड्स ने नंबर्स बताए हैं कि गजा सिटी में हो क्या रहा है। उन्होंने कहा जी 70,000 इजरायली फौज वहां पर डिप्लॉय हो चुकी है, जो हैवी वेपन्स के साथ इक्विप्ड है। इजरायली आर्मी 70,000 फौजी, हैवी वेपन्स और टैंक्स हैं बहुत ज्यादा, और ऊपर से एयरफोर्स का कवर भी है उनको, और साथ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके पास है। और ये नंबर्स इजराइल के आने वाले दिनों में मजीद भी बढ़ सकते हैं। और जिस तरह इजरायली आर्मी मूव करती है, पहले एयरफोर्स उस इलाके में शदीद बॉम्बिंग करती है, और जब उसको लगता है कि उसने सब कुछ मलबे का ढेर बना दिया, फिर इजरायली जो है वो टैंकों की सूरत में और जो बख्तरबंद जो ट्रूप कैरियर्स हैं जिनको वो बहुत महफूज समझते हैं, उनके अंदर दाखिल होते हैं। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि उन गाड़ियों से बाहर निकलकर ये दाखिल हों। तो पहले वो एयरफोर्स के जरिए उसको मलबे का ढेर बनाते हैं, फिर दाखिल होते हैं, फिर भी कामयाबी नहीं मिल रही। तो ये नंबर्स मजीद बढ़ सकते हैं आगे। गजा में, गजा सिटी के अंदर हमास के फाइटर्स कितने हैं? अकॉर्डिंग टू हैरेड्स 2500, 70,000 मुकाबला 2500 हैरेड्स के बकौल। और उनके पास, हमास के फाइटर्स के पास लाइट इक्विपमेंट्स है बहुत मामूली से, इनके पास हैवी वेपन्स है, उनके पास लाइट इक्विपमेंट है बहुत मामूली सा, और जिनके प्रेजेंस इनसाइड द सिटी है। कोई मुकाबला है 70,000 एडवांस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एयरफोर्स, टैंक्स, ट्रूप कैरियर्स, समंदर से सपोर्ट, इंटेलिजेंस, ब्रिटानिया अमेरिका की डायरेक्ट सपोर्ट, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई मिलिट्री लॉजिक में इस जंग को बयान नहीं किया जा सकता। यहां पर हमास इस फौज के साथ लड़ रही है, और बाकियों मिडिल ईस्ट को भी सोचना चाहिए, ये ना कोई इतने तगड़े हैं ना कोई इतने बहादुर हैं। एक और बड़ी ही क्रूअल चीज है वो इजराइल कर रहा है, और वो ये कर रहा है कि इजराइल की जो बहुत ओल्ड व्हीकल्स हैं, जिसको उसने वैसे ही छोड़ दिया था कबाड़ खाने में, उनको वो लेकर आया है, और उनके अंदर एक्सप्लोसिव्स भर भर के वो जहां पर पॉपुलेशन है, बिल्डिंग्स हैं, वहां पर जाकर उसको डेटोनेट कर रहा है। यानी वो व्हीकल्स आती हैं और वो टन्स ऑफ एक्सप्लोसिव से भरी हुई हैं, और वो वहां पर डेटोनेट हो जाती हैं। ये इंतहाई क्रूअल वॉर क्राइम है जो यहां पर कमिट किया जा रहा है। यानी उसका कोई टारगेट नहीं है, उसका टारगेट बस लोग हैं। वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में आएगी और लोग समझेंगे कि भाई ये तो फौज इसमें होगी, और ज़ाहिर फौजी भी तो मारने ही आ रहे थे, लेकिन वो तो एक्सप्लोसिव से भरी हुई है, और वो एक बड़ा धमाका जब वहां पर होगा, ये वहां पर इस वक्त हो रहा है बहुत ही। और उसके अलावा जो इजरायली ड्रोन्स हैं वो बाकायदा यानी कि परसू कर रहे हैं, और परसू करके लोगों को वहां पर डायरेक्टली मार रहे हैं इजरायली ड्रोन्स में। तो बहुत ही जुल्म जब वहां पर किया जा रहा है, कोई ऐसा टूल नहीं है जो इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। और अभी भी अगर आप देखें तो मिस्र का मौका यही है कि अगर फलस्तीनियों को सिनाई में धकेला तो फिर हम अटैक करेंगे। अभी भी उनका यह मौका नहीं है कि फिर फौज जंग रोको वगैरह फिर हम अटैक कर देंगे।
इसके साथ इजरायली आर्मी ने कहा कि हिजबुल्लाह जो है वो तो फिर से हमारे बॉर्डर्स पर आना शुरू हो गई है। तो ये पता नहीं कितने टाइम से हिजबुल्लाह पर बॉम्बिंग कर रहे हैं वो कह रहे हैं फिर हमारे बॉर्डर्स पर आना शुरू हो गई है। तो उधर से सऊदी अरेबिया का भी कोई ऑफिशियल मौका तो नहीं आया, लेकिन सऊदी ऑफिशियल्स के नाम से कुछ खबरें चल रही हैं, जिसमें सऊदी ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि पहले हिजबुल्लाह डिसार्म हो जैसे लेबनान स्टेट चाहती है, फिर हम इससे बात करेंगे। यानी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है। लेकिन ना लड़ तो हिजबुल्लाह रही है, लड़ तो अंसारुल्लाह रहे हैं, उनको ये क्रेडिट देने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप इजराइल को फायदा पहुंचा रहे हैं, आप एक ऐसी पॉलिसी को लेकर बढ़ रहे हैं जो इजराइल चाहता है। तो एक ऐसे माहौल में जब सब कुछ खत्म हो चुका है, यानी नॉर्म्स, वैल्यूज सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, आप भी जरा अपनी पॉलिसी से हटकर कुछ क्यों नहीं कर लेते? आप भी अपने बॉक्स से निकलकर कुछ क्यों नहीं कर लेते इजराइल के खिलाफ? वो जो एक तमाम रूल्स तोड़ता चला आ रहा है, आप भी जरा कुछ टेम्परेरीली ही कुछ ना कुछ कर लीजिए। और जब आप ये कह रहे हैं कि मिलिटरीली उसको रोकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा जी, एक्सियस ये लिख रहा है कि नेतन्याहू रियलाइज कर रहा है कि ही मिसजज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द स्ट्राइक्स ऑन दोहा, कि दोहा पर हमला करने की जो कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं अब, और मिडिल ईस्ट मुतहद हो रहा है और दुनिया में आइसोलेशन हो रही है इजराइल की, तो नेतन्याहू ने ये समझता है, उसको अब रियलाइज हो रहा है कि उसने मिसजज किया, उसने कॉन्सिक्वेंसेज को जो है वो मिसजज किया। तो ये होता है और ये मजीद भी होगा। इजराइल के अंदर से एक बड़ी खबर यह है कि उनके जो तमाम अपोजिशन रहनुमा हैं वो इकट्ठे हुए, उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट जारी की है कि हमने डिसाइड किया है टू फॉर्म अ बॉडी टू आउटलाइन द फ्रेमवर्क फॉर फ्यूचर गवर्नमेंट। यानी अब उन्होंने बाकायदा एक बॉडी बना दी है कि वो फ्यूचर गवर्नमेंट कैसी होगी, कि उसकी प्रायोरिटीज क्या होंगी, गजा में जंग रोकेगी, ये वो करके तो उन्होंने वो बना दी है। इससे उन्होंने इशारा दिया है कि वो इस गवर्नमेंट को गिराने की तरफ बढ़ रहे हैं। गिरा सकेंगे नहीं गिरा सकेंगे ये देखना है, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि इजराइल रुकने वाला नहीं है जब तक नेतन्याहू मौजूद है। गजा की जंग रुकने वाली नहीं है। मकसद उनका फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना है, टुवर्ड्स इजिप्ट नहीं करेंगे तो समंदर के जरिए उनको डिस्प्लेस करेंगे, और फिर रोजाना फलस्तीनियों को वो शहीद तो करते ही चले जा रहे हैं। रीजन ने एक हिस्टोरिकल मिस्टेक की है इन 23 महीनों में, और हर गुजरता दिन एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। इजराइल के खिलाफ किसी डिसाइसिव एक्शन के तहत ना आना एक बहुत बड़ी गलती है। तो इस गलती को सुधारने में रोज देरी हो रही है। देखते हैं कि रीजन के मामला जो वो किस तरफ जाते हैं। इजराइल के इंटेंशंस जो है वो क्लियर है। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज रोका करें। अल्लाह।